तो हेडिंग डालो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो देखो उसमें क्या है, 2-3 पॉइंट है, नोट कर डालो, थ्योरेटिकल है, लिखने की क्या जरूरत है इसे। लिखो बच्चों, इन कूलॉम्स फार्मूला वी टेक पॉजिटिव साइन ऑफ चार्जेस। तो इसे एक फार्मूले के तौर पे भी लिख लो, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1, यहाँ पर प्लस बस खाली पॉजिटिव चार्ज लिखा, इनटू में यहाँ पर Q2/R², इसे एम्फेसाइज करने के लिए लिख लिया ताकि यहाँ पर Q1 Q2 में प्लस माइनस चार्ज होने के, चाहे प्लस हो या माइनस हो, हम लोगों को पॉजिटिव साइन ही लेना है, ये बात है। फिर बच्चों सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज एप्लीकेबल फॉर कूलॉम्स लॉ के बारे में। हाँ बोलो। फर्स्ट वाले में ये कहा गया था, कूलॉम्स लॉ में हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, भले उस पर नेगेटिव चार्ज हो कुछ भी हो, तो माइनस साइन हम यहाँ फार्मूले में नहीं रखते हैं। माइनस साइन का इफेक्ट फोर्स की डायरेक्शन पे होता है, जैसे दो रिपेल कर रहे हैं तो एरो इस तरफ आ रहे हैं या सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये रोल हो जाता है प्लस माइनस का, मगर यहाँ पर -2 -3 ये सब नहीं लिखा जाता है, ये बात थी। सेकंड पॉइंट लिखना बच्चों जरा, इसमें फार्मूला नोट कर लिया, फिर सेकंड पॉइंट लिखो बच्चों कि इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल बॉडीज। इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल बॉडीज। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखो, इन केस ऑफ स्फेरिकल बॉडीज द distances are measured from their center of mass. In case of spherical bodies, distances are measured from their center of mass. वही जैसे हम लोगों ने उस बड़ा सा क्वेश्चन किया था, 3 स्फेरिकल बॉडीज हैं, तो ये सारी डिस्टेंस उनके सेंटर ऑफ मास इसीलिए लिया था कि जब भी स्फेरिकल या कोई और बड़ी साइज की होंगी तो हमेशा डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ही लेते हैं। क्या मेजर्ड की बात क्या है? मेजर्ड फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट लिखो बच्चों, एक और बच्चों लिखो, दिस लॉ इज एप्लीकेबल for very large distances, ब्रैकेट लिखो, even that kilometers डिस्टेंस हम नोट करते हैं। अब थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया ये कि हम नोट कर लेते हैं, तो दिस लॉ, ये पॉइंट तो फिर नोट कर लो, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। यहाँ पर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, इसके ब्रैकेट में लिखो इवन इन किलोमीटर्स तक की डिस्टेंसेस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। एंड फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, इवन दैट एटॉमिक डिस्टेंसेस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए भी, इवन दैट एटॉमिक डिस्टेंसेस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है, और इतनी वाइड रेंज। एंड फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, इवन दैट एटॉमिक डिस्टेंसेस, उनके लिए भी एप्लीकेबल है ये।
ऐसी वाइड रेंज पर एप्लीकेबल फार्मूले बहुत कम होते हैं। कूलाम्स लॉ का ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि बहुत कम डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक के लिए भी एप्लीकेबल रहता है। ये बड़ा खास बात है ये। एक बात और लिखो बच्चों, फिर यहाँ तक बच्चों हो गया हम लोगों का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस लॉ obeys central forces या कूलाम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो कूलाम्स फोर्स भी है, ये सेंट्रल फोर्स भी है, और ये लॉ जो है वो सेंट्रल फोर्स को फॉलो भी करता है। तो फॉलो अगर करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट में लिख के ले रहे हैं क्या है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है द डायरेक्शन ऑफ force is always along the line joining of these two charges, या of both charges कर दो, of both charges। इसको हम कहते हैं बच्चों सेंट्रल फोर्स। कि अगर दो चार्ज हैं यहाँ पर, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो दोनों अगर लाइक चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स इस तरह से लग रहा होगा F, और दोनों अनलाइक हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स इधर लग रहा होगा। तो इन दोनों ही सिचुएशन में फोर्स हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ही है। अगर ऐसा होता है तो इस वाले फोर्स का नाम सेंट्रल फोर्स दिया जाता है, और कूलामियन फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, ये एक कूलामियन फोर्स आ गया। ठीक है, बात आ गई। नेक्स्ट और पॉइंट लिखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसमें कि इसको हटाते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, the force between two charges is always the force acting between two charges always equal in magnitude, always equal in magnitude, but opposite in direction, तो दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल है, डायरेक्शन में बस अपोजिट है। ठीक, ये इस तरह से है, जैसे यहाँ पे बना दें, ये दो चार्ज हैं, इस पे अभी हम आ रहे हैं वेक्टर पर। पहले अभी ग्राफ बताएंगे, उसके बाद वेक्टर पे आएंगे। ये Q1 है, ये Q2 है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है इसका नाम है F12, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है F21, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मगर डायरेक्शन वाइज अगर बात करी जाए तो ये अपोजिट नेचर के हैं। F12 इक्वल टू माइनस का F21 है, F21 इक्वल टू माइनस का F21 है। ठीक, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन में अपोजिट है। नेक्स्ट बात लिख लो इसके अंदर, दिस लॉ इज एनालोगस टू, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, दिस लॉ इज एनालोगस टू this law is analogous to, किसके एनालोगस है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
दिस लॉ इसके बाद क्या लिखा है? एनालोगस, एनालोगस सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाली चीज को कहा जाता है। उसके मतलब एक तरह से सिमिलर को कहा जाता है, उस जैसा ही। जैसे न्यूटन्स लॉ था ग्रेविटेशन का, उसी जैसा, उसी लॉ के एनालोगस है। वहाँ m1 m2 था, यहाँ q1 q2 है, वहाँ भी r स्क्वायर था, यहाँ भी r स्क्वायर है। वहाँ पर g कांस्टेंट था, यहाँ पर 1/4 के है। वो यूनिवर्सल था, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये दो तीन इनके डिफरेंस देखो है। पूरा स्टेटमेंट रिपीट करना, क्या? स्टेटमेंट रिपीट कर दो वाला। एक मिनट, आवाज नहीं क्लियर है भाई। क्या? रिपीट कर दीजिए सर ये स्टेटमेंट। अच्छा, दिस लॉ इज एनालोगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है। फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखो। क्या? क्या? सर बड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो हम बस इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो है स्पीड हम लोगों की मेंटेन रहे। हाँ फिर लिखो बच्चों, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। थोड़ा बड़ा साइज लिख दिया तुमने, इज नॉट यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन वाला होता था, वो किसी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं था, मगर यहाँ पर इसकी डिपेंडेंस रहती है। ठीक, तो दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, एक ये बात आ गई। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कूलामियन फोर्स। ठीक है, कूलामियन फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है ये देखा जाए तो उसमें लिखो एक पॉइंट और कि इफ नेट वर्क डन in a complete trip या complete journey A to B, B to A, complete trip by if net work done in a complete trip by a force, रिपीट कर, if net work done in a complete trip by a force is zero, then the force is said to be conservative। यो भी कह सकते हैं कि जब वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव कहते हैं। और प्रॉपर्टी है। हाँ, एक और बात लिख लो बच्चों कि दिस लॉ फॉलो या ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला शायद पॉइंट रह गया था, ये और नोट कर लो उसमें। ये सारी बातें हैं 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। देखो ये वाली बात भी पूछी गई है कंजर्वेटिव फोर्स की, और यूनिवर्सल तो नहीं जो अभी लिखा रहे हैं। लास्ट पॉइंट एक ये लिख लो कि दिस लॉ ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये बात भी पूछी गई। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब ये क्या है, जब भी कोई क्वांटिटी f इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर के हो जाए तो उसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। हालांकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ तो ग्रेविटेशन फोर्स भी फॉलो करता था, मगर ये भी करता है। ठीक है, जब भी f इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर आ जाए तो ये है। अब ये सारी बातें नोट कर ली, अब आगे चलते हैं बच्चों। इसी में सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी भी सर्च कर लेना। मैं कैसे बुलाऊं, क्या कर दिया, हटा इसको। सेकंड लास्ट में लास्ट लाइन क्या लिखी है? सेकंड लास्ट में लास्ट लाइन लिखी है। सेकंड लास्ट में लास्ट लाइन क्या मतलब, ये वाला पॉइंट ना, इफ नेट वर्क डन इन अ कंप्लीट ट्रिप बाय अ फोर्स इज जीरो, देन द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव।
इन नेचर भी लिख सकते हो चाहो तो, कंजर्वेटिव इन नेचर। बस ये बच्चों कुछ बातें थी। अब आते हैं बच्चों इनके थोड़े ग्राफ को देख लें। ग्राफ को देखने के बाद फिर इसका वेक्टर फॉर्म में लिख लें, बस फिर शुरू करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे पहुंचेंगे। तो चलो बच्चों ग्राफ के ऊपर जो है कुछ बातें कर लेते हैं। ग्राफ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन कब आता है ग्राफ, जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है, ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है। कूलॉम्स लॉ से पहले कुछ कराया था, वो जो भी कुछ कराया था वीडियो में भेज देंगे तुम्हें, हमें अलग से मैसेज कर देना। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा कैसा आता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। F वर्सेस Q1 Q2 अगर हम प्लॉट करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन आएंगी। अब दूसरा F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर होता है, तो इन्वर्सली जब भी रिलेशन आए तो यहाँ F लिखा जाए और यहाँ R, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और इस तरह से कर्व आएगा। इस बात का मतलब क्या होता है, इस दोनों बातों का मतलब देख लेते हैं। इस बात का मतलब है कि जैसे जैसे हम इस क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, अगर इसे डबल करेंगे तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा जिस पर Q1 Q2 का प्रोडक्ट मान लो 5 था, उस वक्त हमारा फोर्स सॉल्व होकर मान लो 10 आ रहा है, तो जब हम इसको इंक्रीज करके 10 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा उसी रेशियो में, अगर ये 2 टाइम्स हुआ तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे इसको बढ़ाते रहेंगे वो भी बढ़ता रहेगा। इस रिश्ते को हम लोग स्ट्रेट लाइन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देते हैं। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू इंक्रीज करने पर ये क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, देखा जब हमारा R की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई जा रही थी तो F की वैल्यू यहाँ पर 100 थी किसी वक्त, R को हमने इंक्रीज करके 4 कर दिया, 2 को बढ़ाकर 4 कर दिया, तो F डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा 1/4 टाइम, 1/4 टाइम का मतलब 25 हो जाएगा। अब इस ग्राफ में और सिंगल पावर में भी देखते चलो, अगर सिंगल पावर होता तब ये ग्राफ कुछ यूं आता, ऐसा, इसका कर्व थोड़ा हल्का होता है, ये स्टीप कर्व कहलाता है, ये थोड़ा सा वैसा होता है नॉर्मल कर्व। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब R की वैल्यू हमारी 2 थी तो फोर्स यही था, मगर जब हमने यहाँ पर R को डबल कर दिया इस वक्त, तो अब तुम देखो यहाँ फोर्स तो बहुत कम हो गया, मगर ये वाला ग्राफ अगर होता तो फोर्स 100 से डिक्रीज होकर सिर्फ 50 तक पहुँचता। मतलब ये वैल्यू बढ़ाने में ये वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, अगर सिंगल पावर होता F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R तो हल्का कर्व होता, और ये गहरा कर्व जो बना है वो डबल पावर का इफेक्ट डालता है। कैसे, इस रिलेशन का मतलब R को डबल करने पर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होकर हाफ होना है, इस रिलेशन का मतलब R को डबल करके फोर्स डिक्रीज होकर 1/4 होना है। तो ये दोनों में फर्क है। इसका मतलब है R बढ़ने पर फोर्स तेजी से घट रहा है, इसका मतलब R बढ़ने पे घट रहा है मगर तेजी से नहीं, सिंगल पावर से हो रहा है। तो इस तरह के बच्चों ये ग्राफ हुए। अब एक दूसरा ग्राफ पूछा जाए, यही का एक ये वाला ग्राफ उन्होंने पूछा अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में कि ऐसे बना दिया, ये कहाँ F एक्सिस है और यहाँ पर 1/R एक्सिस दिखा दी, फिर पूछा कि अब इनका ग्राफ बताओ। तो ऐसे केस में ग्राफ क्या आएगा, यूं आएगा, और ये थीटा आएगा। थीटा क्या बताएगा देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन तुम लोगों ने पढ़ रखा हो, अभी तो हम स्ट्रेट लाइन को डायरेक्टली कंसेप्ट बता दे रहे हैं, मगर अगली बार जब ग्राफ आएगा Q=CV या V=IR, तब वहां पर हम पूरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दोबारा पढ़ाएंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से उससे सीखते हुए आए, मगर यहाँ पर इतना नहीं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो अभी हम इसकी एंडिंग कर रहे हैं, जहाँ मेन स्ट्रीम में पहुँचेंगे तो स्ट्रेट लाइन को बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे क्या है। अब देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर ये ग्राफ कैसे आया, हम लोग जानते हैं y=mx+c होता है। y=mx+c में m क्या है, स्लोप है, x क्या है, एक्सिस है। तुम्हारा कहना है इसे बड़ा लिखा जाए तो थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं इसको। तो ये है y=mx+c। तो ये ग्राफ क्या बताता है, इसको इस पैटर्न पर हमें इस वाले फोर्स को रखना है। कूलॉम्स लॉ वाला फॉर्मूला रखो जरा, F क्या हुआ, F=1/4πε0, यहाँ लिखा हमने 1/4πε0 यहाँ लिखा। Q1 Q2/R²,
तो यहाँ पर आया Q1 Q2 और आर स्क्वायर को हमने यहाँ पर अलग लिखा। और ये अब तुम देखो y एक्सिस पे कौन है, फोर्स होना चाहिए था और है। x एक्सिस पे कौन है, 1/r² होना चाहिए था और है। तो m इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, m इक्वल टू निकल कर आएगा बच्चों, m इक्वल टू ये निकल कर आया क्या, Q1 Q2/4πε0। और c क्या आया यहाँ पर 0, ये वाला यहाँ पे 0, c की जगह पर 0। तो 0 का मतलब ये ओरिजिन से पास होगा। अब m क्या बता रहा है बच्चों, m इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास m इक्वल टू tan थीटा। ठीक, m इक्वल टू होता है फार्मूला tan थीटा, और tan थीटा बता रहा है Q1 Q2/4πε0 को। तो इसका मतलब है कि अगर हमें यहाँ पे थीटा उन्होंने हमें 45 फॉर एग्जाम्पल दे रखा होता तो हम उन्हें बता सकते थे Q1 Q2 की वैल्यू क्या है। वो कहते दो सिमिलर चार्ज हैं तो QQ को हम मल्टीप्लाई करके क्या कर देते, Q² हो जाता। ठीक, 4πε0 1/4πε0 की वैल्यू पता है हमें, tan 45 की वैल्यू 1 रखते, 1/4πε0 9 × 10⁻9 होता और यहाँ Q1 Q2 आ जाता। अब Q1 Q2 को अगर हम फ्री करें तो ये अपान में आ जाएगा, मीन्स Q1 Q2 इक्वल टू 1/9 × 10⁻9। इतना हमारा ये चार्ज का मल्टीपल आ गया। ठीक है, ये चार्ज का मल्टीपल हमें इतना मिल चुका है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, बोलो बच्चों। सर ये चार्ज का मल्टीपल हमेशा यही होगा। हाँ, चार्ज का मल्टीपल हमेशा यही होगा, क्योंकि y जब भी हमारी एक्सेस फिक्स हैं, भाई f की जगह y है, x की जगह पर ये है, तो ये वैल्यू हमेशा यही निकल कर आएगा, हमेशा सेम। ठीक, अब इसको हटाओ, आगे बढ़े इसमें। ये ध्यान रखना, ये रिसेंटली अभी एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। अब चलते हैं इसमें वेक्टर फॉर्म देखने के लिए। तो वेक्टर फॉर्म में अभी एक सिंपल से केस देख लेते हैं, फिर पोजीशन वेक्टर वाला भी हम लोग देखेंगे। शाम को बच्चों तुम लोग रेडी हो, अगर क्लास ले लिया जाए सेम टाइमिंग में, तो अगर रेडी हो तो पहुंच जाते हैं, और दिक्कत है तो रहने दो, फिर कल सेम टाइम पे मिलते हैं। नहीं शाम को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अभी पढ़ लो बच्चों। देखो अच्छा, अब कूलॉम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में अक्सर 1 मास का ये आता है कि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। उसको कई तरह से पूछा जा सकता है, कई तरह से बताया जा सकता है। देखो क्या क्या बातें हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या मतलब होता है कि दो चार्ज थे बच्चों, यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। ठीक, जगह है थोड़ी बहुत, ठीक, Q1 Q2 चार्ज है। अब इन लोगों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स लग रहा है, इसको अगर पूरी सही तरह से लिखा जाए तो इसकी नेमिंग यूं होगी, यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है इसका नाम होगा F12, ये F12। F12 का मतलब हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, और इस पे जो फोर्स लग रहा है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया F21, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ये हो गया। इस पूरी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं, R डिस्टेंस हो गया। अब हमें एक यूनिट वेक्टर भी चाहिए। यूनिट वेक्टर की वजह पहले देखने क्या है। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले अगर 1 2 के सिंपल सी बात अगर करें तो F= जो होता है फार्मूला, वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ठीक, r² होता है। अब यहाँ पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये दुनिया जानती है। इधर कोई भी टर्म वेक्टर नहीं है, चार्ज स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, ये लोग भी स्केलर है सब, तो ये स्केलर है, ये वेक्टर है। अगर इसे मैथमेटिकली देखा जाए तो ये फार्मूला जो है वो इनकरेक्ट पाया जाएगा, जब तक हम इसके वेक्टर की कंडीशन को ठीक ना कर लें कि LHS वेक्टर है, RHS स्केलर, ऐसा नहीं होता। अब हम लोग याद करें, 11th में एक पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने कि जब भी कभी किसी स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो रिजल्ट एक वेक्टर आता है। इसमें पूरी कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी 11th में। कहा था स्केलर में वेक्टर का जोड़ना या घटाना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वेक्टर में वेक्टर ऐड करके वेक्टर मिलता है, वेक्टर से वेक्टर माइनस करके वेक्टर मिलता है,
वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये ऑपरेशन फिजिक्स या मैथ्स में पॉसिबल नहीं है। फिर कहा दो वेक्टर को मल्टीप्लाई ज़रूर करा जा सकता है। मल्टीप्लाई करने पे दो तरह के केस फिजिक्स में पैदा होते हैं कि जब दोनों वेक्टर का मल्टीपल वेक्टर आ जाए तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, और सिंबल होता है इसका ए क्रॉस बी। और जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आ जाए तब उसका नाम स्केलर प्रोडक्ट या उसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ लिख दिया। ये सब जो बातें बताई थी उसी में एक पॉइंट ये भी छुपा हुआ था कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर मिलता है। सबूत क्या है, कहाँ पर, और इसकी बात थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जैसे कि F = ma कहाँ से आया, मास स्केलर था, इसको एक्सेलरेशन वेक्टर नाम की क्वांटिटी से इंटू करा, तब हमें नई क्वांटिटी मिली जिसे हमने फोर्स कहा, वेक्टर है। फिर इसमें दूसरा कि डिस्टेंस = या डिस्प्लेसमेंट = जो होता है वेलोसिटी इंटू टाइम के, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम क्या है, स्केलर है, जो वेक्टर मिल रहा है वो क्या है, हमारा जो LHS या रिजल्ट मिल रहा है वो हमें वेक्टर मिल रहा है। एक और मास P = mv, मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या है, स्केलर, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। इन लोगों को मल्टीप्लाई करने पर मोमेंटम आता है जो कि क्या बनता है, वेक्टर। मान लो अगर 10 मास है, 10 kg 20 स्पीड से जा रहा है वेलोसिटी से, तो इसका मोमेंटम तो 200 आना है, मगर इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो ये सारी वो बातें होती थी जहाँ से हम लोग ये सीखते थे कि जब भी किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है और उसकी डायरेक्शन वही रहती है जो प्रीवियस वेक्टर की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में मिलता है। अब सवाल ये था कि इसमें इतना मैग्नीट्यूड है भरा हुआ, ये कोई वैल्यू है, 50 है, 40 है, कुछ भी है। अब इसको अगर किसी हमने जनरल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड ही बदल जाएगा, इक्वेशन ही बदल जाएगी। तो इसके लिए इसमें एक इसी में एक टाइप होता था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में हम लोग जो है यूनिट वेक्टर को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे। IJ भी होता था, स्मॉल AB भी हो सकता था, A, B, C, ये सब हो सकता था। तो यूनिट वेक्टर क्या है वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ एक क्विक रिव्यू दिए दे रहे हैं कि कुछ लें, अगर हो सकता है पहली बार नाम सुना हो तो जान ले। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर जो आता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। जब किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू बचेगी क्या, 1 ही बचेगा, और 1 को ही हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अब यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर क्या लेने जा रहे हैं, ये इतनी सारी बातें बता के हम लौट आए यहाँ पर। इसको, इस वाले टर्म को वेक्टर बनाने के लिए इंटू किया हमने किससे, r से। ये r क्या है, यही है वो यूनिट वेक्टर। फिर से इसे डार्क कर दे जरा, r, यही है वो यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का लिखने का पैटर्न क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है वो लिखा जाता है वेक्टर r अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जब हमने वेक्टर r को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा होगा तभी ये यूनिट वेक्टर बनता है। यानी हम r की जगह पर वेक्टर r अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो एक नंबर में अगर ये लिखने के लिए आए तो ये पहली लाइन सही है बिल्कुल। मगर हम लोगों ने इतना जो डिस्कशन किया इसमें इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। जो बच्चा रट के लिखेगा वो सीधा सीधा लिख भी देगा, इस बात को सही भी पाया जाएगा। इसी को जरा से घुमा फिरा दिया तो वो टंग जाएगा, फिर वो गलत कर देगा उसको। ठीक, तो पूरी बात समझी हुई होना चाहिए। अब हम इसी की दूसरी फॉर्म बनाते हैं। तो दूसरी फॉर्म ये बनी, F = वेक्टर लगा दिया और 1/4πε0 ये लिखा, दोनों Q1 Q2 चार्ज लिखे अपान, अब यहाँ पर r² ये था, इसकी जगह लिखा हमने वेक्टर r, ये वेक्टर r हो गया अपान इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है एम्फेसाइज करने के लिए दो पैरेलल लाइन लगा देते हैं, वरना तो जब वेक्टर नहीं लगाते हैं एरो तब भी मैग्नीट्यूड होता है। तो अब इसी को हम यहाँ पर, ये r² था, एक r उधर का आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, r³ लिख दिया है। इसको मल्टीप्लाई करके r² की जगह पे लिख दिया r³। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर r³ ऐसा नहीं वैसा लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ r³, ये भी कोई गलत नहीं, ये भी सही है। ये सबसे सिंपलेस्ट कैटेगरी हुई वेक्टर फॉर्म में लिखने की।
सबसे सिंपलेस्ट कैटेगरी है। फिर इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और टिपिकल लैंग्वेज में कहना चाहें, ये क्यों कहना चाह रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम लोगों की आदत है कि बुक पढ़ना चाहिए, बुक में अलग अलग नेमिंग से लिखा रहता है, तो बुक में अलग अलग लैंग्वेज में जो लिखा रहता है तो वो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, वो लैंग्वेज तो उसमें देखो जरा क्या है। ये तो नोट कर लिया, हटा दें इसे। इसमें इसको अगर हटाएं तो देखो ये गया। अब यहाँ पर लिख रहे हैं ये नेमिंग। अब इस नेमिंग का मतलब क्या है? तुम्हारा काम उसी से चल जाएगा, मगर फिर भी डिफरेंट तरह की बातें समझते हैं। ये जो है F12, ये F12 है, ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यहाँ पर यूनिट वेक्टर की हम डायरेक्शन भी लेंगे। ये क्या है बच्चों? अरे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी हमें लेंगे। F12 इक्वल टू क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर वेक्टर लिखा जाएगा R कैप 1 2, ये तो इसका मतलब हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये R कैप जो लगाया जाएगा वो ये यूनिट वेक्टर है 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन में, ये यूनिट वेक्टर है R12 कैप, और 2 से 1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो है R221 कैप। तो जब हम ये वाला फोर्स लेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन का चाहिए होगा, मींस इस फोर्स के साथ यूनिट वेक्टर ये चलेगा। तो अब हम F12 जब लिख रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और R क्या लिखेंगे यहाँ पे 21, ये लिखा। और इसी तरह से अगर हमें ये लिखना होगा F21 यानी फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर R12 ये लिख दिया जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को एक बात बचपन से पता है कि R12 जो है R12 कैप इज इक्वल टू माइनस का R21 कैप के इक्वल होता है। ये दोनों यूनिट वेक्टर जो हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो से यूनिट वेक्टर कहते हैं। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू में इक्वल है ही, तो अगर हम मान लो इसकी जगह पर यहाँ पर वैल्यू रखना चाहें तो R21 की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस का R12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली वाली लाइन हम दोबारा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इस सर्किल की जगह पर हमने यहाँ पर माइनस साइन इधर भेजकर इसे लिख दिया माइनस का R12 कैप, ये लिख दिया। और अगर ये वैल्यू लिख दी है तो माइनस साइन इसे आके मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, मीन्स ये हो गया माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ R12 कैप। और ये वैल्यू अगर तुम्हें याद हो, तुम याद करो कि ये वैल्यू कुछ जानी पहचानी थी, ये वाली लाइन से। क्या है? 1/4 पाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R कैप 12 जो है वो किसके इक्वल होता है? F21 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस का F21। यहाँ से ये एक्शन रिएक्शन लॉ भी प्रूव हो गया, या न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी प्रूव हो गया कि जितना फोर्स फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड पे लगाता उतना ही सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स लगाता है। दोनों फोर्स लोग जो हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक हो गई। तो चलो भाई, पहला पड़ाव यहाँ तक आ गया, टू बी कंटिन्यूड। अगले टर्न से मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या थोड़ी बातें इसकी और भी कुछ टेक्निकल और चीज़ें सिखा देंगे, पोजीशन वेक्टर वगैरह बता देंगे, फिर शुरू करेंगे। ठीक।